स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम क्लास 11th की वितान भाग 1 का चैप्टर भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर का अभ्यास क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जिसके लेखक है कुमार गंधर्व जी। हम तभी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर पाएंगे जब हमने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अगर हमने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा ना तो क्वेश्चन देखते ही आंसर हमारे दिमाग में आ जाएगा। क्वेश्चन से स्टार्ट करवाने से पहले शॉर्ट में चैप्टर से अवगत हो जाते हैं, जिससे क्वेश्चन से करते समय हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। इस लेख के लेखक कुमार गंधर्व जी हैं। वो कहते हैं कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ है लता मंगेशकर। आज के समय में ही क्या, पहले के टाइम में और आने वाले समय में भी कोई लता जी का मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक लोगों के दिलों में राज किया है। उनका कंठ इतना सुरीला था कि कोयल का स्वर भी उनके स्वर के सामने फीका लगता था। ऐसे सुरीले कंठ वाली कई शताब्दियों में ही पैदा होते हैं। जिनके कंठ इतने सुरीले होते हैं कोई नहीं होता, कई शताब्दियों में जाके एक आधी पैदा होता है। वह चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों को धरातल पर एक समान रूप से लाती है। आज तो बच्चा बच्चा उनको फॉलो करता है, अनुसरण करता है और उनके गानों को गाता है। उनके गानों में इतना गानपन है कि सब उनके गानों की ओर खींचे चले जाते हैं। तो इस प्रकार हमने पिछली वीडियो में पाठ को देखा और समझा, और अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में और मज़ेदार तरीके से क्वेश्चन आंसर को करते हैं। तो चलिए, लेखक ने पाठ के में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। अब इस क्वेश्चन में लेखक ने क्या बताया था? गानपन। गानपन क्या होता है? संगीत को मस्त करने वाला। भाई संगीत, जो कोई म्यूजिक चल रहा है उसमें को वो लोगों को मस्त कर देता है। भाई उन्हें कुछ भी सुध नहीं रहती, वो खाली गाना ही सुनता है। गानपान का शाब्दिक अर्थ है गायकी, जो एक आदमी इंसान को भी भाव विभोर कर देता है। यानी जो संगीत को सुनता है ना, वो भाव विभोर हो जाता है। वास्तव में यह कला लता जी में है। ये सिर्फ कला किसमें थी? लता जी में। गीत को गाने में मन की गहराइयों से भाव पिरोए जाए, यही उनका प्रयास रहता है। यह प्रयास में उन्हें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। जिस प्रकार एक मनुष्य के लिए मनुष्यता का होना जरूरी है, उसी प्रकार संगीत के लिए गानपान होना बहुत जरूरी है। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य कारण यही गानपान है। यह गुण उनकी अपनी गायकी में लाने के लिए गायक को भरपूर रियाज करना चाहिए। साथ ही गीत के बोल स्वरों के साथ साथ भावों में भी पिरोए जाने चाहिए। गानों में गानपन के लिए स्वरों का उचित ज्ञान के साथ साथ स्पष्टता, निर्मलता भी होनी चाहिए। स्वरों का जितना स्पष्ट व निर्मल उच्चारण होगा, संगीत उतना ही मधुर होगा। रसों के अनुसार उनकी लयात्मकता भी होनी चाहिए। स्वर, लय, ताल, उच्चारण आदि का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त कर उनको अपने संगीत में उतारने का प्रयास करना चाहिए। और यही सारे गुण लता जी के अंदर थे। लता जी को कोई अभ्यास की जरूरत नहीं होती थी। उन्हें भगवान की देन थी कि उनका कंठ इतना सुरीला था कि वो जो कुछ भी गाती उसमें स्वर, लय, ताल, उच्चारण सब कुछ अपने आप ही आ जाता। उनका स्वर इतना मधुर था और संगीत इतना मधुर हो जाता था कि इंसान अपना आप ही भाव विभोर हो जाता था। लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है? आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषता नजर आती है? उदाहरण सहित बताइए। लेखक ने लता की गायकी की निम्नलिखित विशेषताओं को उजागर किया है। लता जी तो टोटली सारी विशेष थी। उनके अंदर कमी क्या थी? कुछ भी नहीं थी। पर लेखक ने कुछ
खास विशेषताओं को यहाँ पर उल्लेख किया है। नंबर 1, सुरीलापन। भाई वो गायन इतने सुरीलेपन में गाना गाती थी कि लोग भाव विभोर हो जाते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लता के गायन में सुरीलापन है, उनके स्वर में अद्भुत मिठास, तन्मयता, मस्ती, लोच आदि है। उनका उच्चारण मधुर पुंज से परिपूर्ण रहता है। निर्मल स्वर। सुरीलापन तो था ही था और स्वर निर्मल भी था। लता के स्वरों में निर्मलता है। लता का जीवन की ओर देखने का दृष्टिकोण है, वही उसके गायन की निर्मलता में झलकता है। लता जी के स्वर में सुरीलापन तो था ही, साथ में वे निर्मल भी थे। कोमलता। लता के स्वरों में कोमलता व मुग्धता है। इसके विपरीत नूरजहां के गायन में मादक उत्तान दिखता था। लता जी के स्वरों में जितनी कोमलता थी ना, कोमल स्वर से वो बोलती थी, कोमल थे, मुग्ध करने वाले थे, उतना कोमलता और मुग्धता नूरजहां के गायन में नहीं था। तभी तो लता मंगेशकर ने नूरजहां से भी आगे निकल गई थी। नादमय उच्चारण। यह लता के गायन की अन्य विशेषता है। ये ऊपर सुरीलापन, निर्मल स्वर, कोमलता ये तो थी उनको, गॉड गिफ्टेड थी, पर नादमय उच्चारण तो अन्य विशेषताओं में आती है उनकी। उनके गीत में के कहीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीति से भरा रहता था। वो दो भी शब्द कोई जोड़ देती थी तो भी स्वरों के आलाप से उसको सुंदर रीति से भर देती थी। ऐसा लगता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल गए। भाई दो शब्द लेती थी, उनको इस तरह आपस में मिला देती थी कि वे एक दूसरे से अलग दिखते ही नहीं थे। लता के गानों में यह बात सहज व स्वाभाविक थी। भाई लता जी जो गाने गाती थी उस दोनों शब्दों को मिला देती थी और एक में कर देती थी, तो यह बात उनके लिए स्वाभाविक थी, कोई बड़ी बात नहीं थी उनके लिए। शास्त्रीय शुद्धता। लता के गीतों में शास्त्रीय शुद्धता है। उन्हें शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी है। उनके गीतों में स्वर, लय व शब्दार्थ का संगम होने के साथ साथ रंजकता भी पाई जाती है। भाई लता जी को ना चित्रपट संगीत के साथ साथ शास्त्रीय संगीत की भी जानकारी थी। शास्त्रीय संगीत की जानकारी में स्वर, लय, शब्द, तान, सब कुछ चीज़ों को अच्छे से ज्ञान हो तभी शास्त्रीय संगीतों को गाया जाता है। अब जब लता जी को इन सब चीज़ों का ज्ञान था तो वो चित्रपट संगीतों में इन चीज़ों को यूज़ करती थी और उनके साथ साथ रंजकता भी पाई जाती थी। रंजकता क्या होती है? जिस गाने को सुनने में गानपन हो। अब शास्त्रीय संगीत के साथ साथ शुद्धता तो होती थी चित्रपट संगीत में, और गानपन भी होता था संगीत को, जिसे गाने को सुनते ही गानपन होता है। हमें लता की गायकी में उपयुक्त सभी विशेषताएं नजर आती है। उन्होंने भक्ति, देश प्रेम, श्रृंगार, विरह आदि हर भाव में गीत गाए हैं। उनका हर गीत लोगों के मन को छू लेता है। वे गंभीर या अनहद गीतों को सहजता से गा लेती है। एक तरफ ए मेरे वतन के लोगों गीत से सारा देश भावुक उठता है, तो दूसरी तरफ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी फिल्म के अल्हड़ गीत युवाओं को मस्त करते हैं। वास्तव में गायकी के क्षेत्र में लता जी सर्वश्रेष्ठ हैं। लता ने करुण रस के गानों के साथ साथ न्याय नहीं किया, जबकि श्रृंगारपरक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? लेखक का यह कथन पूर्णतया सत्य नहीं प्रतीत होता। भाई लेखक बता रहा है ना कि लता जी करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया, लता जी ने नहीं किया, पर श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कृष्टता से गाती थी। ये कथन सही नहीं है। यह संभव है कि किसी विशेष चित्रपट में लता ने करुण रस के गीतों के साथ न्याय नहीं किया। भाई कोई विशेष ही ऐसा फिल्मी सॉन्ग होगा जिस पे करुण रस नहीं आया होगा, किंतु चित्रपटों
पर यह बात लागू नहीं होती। चित्रपट पर कोई बात लागू नहीं होती। उसमें जितने भी सॉन्ग आते हैं, कोई कैसा होता है, कोई कैसा, कोई विरह का होता है, कोई खुशी का होता है, कोई कैसा, अलग अलग तरह के गाने उस पर आते हैं। लता ने कई चित्रपटों में अपनी आवाज़ दी है तथा उनमें करुण रस की के गीत बड़ी मार्मिकता और रसोत्कटता के साथ गाए हैं। उनकी वाणी में एक स्वाभाविक करुणा विद्यमान है। उनके स्वरों में करुणा छलकती सी प्रतीत होती है। फिल्म रुदाली में उनका दिल हू हू करे गीत विरही जनों के हृदयों को उत्कंठित ही नहीं करता, अपितु तो अपनी मार्मिकता से हृदय को बीन सा देता है। इसी प्रकार अन्य कई चित्रपटों पर भी यह बात लागू होती है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि लता जी केवल श्रृंगार के गीत ही भली प्रकार गा सकती है। वे सभी गीतों को समान रसमयता के साथ गा सकती है। संगीत का क्षेत्र ही विस्तरण है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है। तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। भारतीय संगीत शास्त्र बहुत प्राचीन है। अब इसमें हमें बताना है कि चित्रपट के लोगों, चित्रपट संगीत जो सुनते हैं उनको कैसे वो वर्तमान समय में फिल्मी संगीत के संदर्भ में आए। भारतीय संगीत शास्त्र बहुत प्राचीन है। भाई संगीत की प्रथा तो बहुत प्राचीन, पहले के टाइम पे शास्त्रीय संगीत होता था और अब चित्रपट संगीत ने ले लिया उसका स्थान। पर जिनको शास्त्रीय संगीत पसंद है, जिनका ज्ञान है, वो शास्त्रीय संगीत ही सुनते हैं। भारतीय संगीत शास्त्र बहुत प्राचीन है। इसमें वैदिक काल से ही नहीं, नाना प्रकार के प्रयोग होते रहे हैं। इतनी प्राचीन परंपरा होने के कारण उसका क्षेत्र भी बहुत विशाल है। शास्त्रीय संगीत का क्षेत्र भी बहुत विशाल है। इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति भी बहुरंगी संस्कृति है। इसमें केवल भारतीय ही नहीं अपितु विदेशों से आने वाली संस्कृतियों का भी समावेश समय समय पर होता रहा है। आज भी संगीत के नए नए प्रयोग होते देखे जा सकते हैं। शास्त्रीय व लोक संगीत की परंपरा आज भी निरंतर चली आ रही है, परंतु उनमें कुछ नाना प्रकार के प्रयोग करके संगीत को नया आयाम आज की फिल्मों में दिया जा रहा है। फिल्मों में गीत संगीतकार कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास पहले से ही करते आए हैं। आजकल के फिल्मी संगीत पर भी यह बात लागू होती है। कभी हम इसमें पॉप संगीत का मिश्रण किया जाता है, तो कभी सूफी संगीत का, कभी लोक संगीत का। लोक संगीतों में भी अनेकानेक प्रांतों के संगीत को आधार बनाकर नए नए गीतों की रचना कर उन पर संगीत दिया जाता है। इसका फिल्मकार लोग बहुत जोर शोर से प्रचार भी करते हैं। इस प्रकार वर्तमान फिल्मी संगीत में भी नए प्रयोगों के माध्यम से संगीत का विस्तार हो रहा है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखे। शास्त्रीय संगीतकारों का एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे देश में रहता है। शास्त्रीय संगीत की परंपरा बहुत प्राचीन व उत्कृष्ट है। शास्त्रीय संगीत में प्रत्येक राग के अनुसार स्वर, लय, ताल आदि निश्चित होते हैं। शास्त्रीय संगीत जो गाया जाता है ना, उसमें सब कुछ निश्चित होता है। उसके अलावा आप बोल नहीं सकते हो। कितना स्वर लगाना है, कितनी लय डालनी है, कितना ताल लगाना है, सब कुछ निश्चित होता है। चित्रपट संगीतों में निश्चित नहीं होता। उनमें थोड़ा सा भी परिवर्तन असहनीय होता है। लोक संगीत या फिल्मी संगीत स्वर, लय, ताल आदि के संबंध में इतना सख्त रवैया नहीं रखता। उनमें कुछ रवैया ही नहीं होता सख्त, तो वो जब रखेंगे वो उसको तो बिना स्वर लय ताल के हम बोल सकते हैं। इसमें जो भी श्रोताओं को आहत
करे वही श्रेष्ठ समझा जाता है। भाई फिल्मी संगीत में, चित्रपट संगीत में जो लोगों के हृदय को छू जाए ना, वही संगीत अच्छा समझा जाता है। इसे सीखने के लिए भी शास्त्रीय संगीत की तरह वर्षों के अभ्यास की ज़रूरत नहीं होती। भाई शास्त्रीय संगीत को सीखने के लिए सारा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जब तक शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा, सुर ताल लय ठान तान आदि का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप शास्त्रीय संगीत को नहीं सीख सकते। शास्त्रीय संगीत के आचार्य चित्रपट या फिल्मी संगीत पर यह दोष मढ़ते रहते हैं, क्योंकि लोगों ने अब शास्त्रीय संगीत को सुनना बंद कर दिया है और वो फिल्मी सॉन्ग्स, चित्रपट संगीत को ही सुनते हैं। इसलिए वो उन पे दोष मढ़ते हैं कि उसने लोगों का कान को बिगाड़ दिया है, अर्थात उसके कारण लोगों को केवल कर्ण प्रिय धुनें सुनने की आदत पड़ गई है। भाई पहले चित्रपट संगीत होते नहीं थे तो लोग सुनते नहीं थे, वो मजबूर थे। शास्त्रीय संगीत बिना वो नीरस वाले, भाई उनको मज़ा ही नहीं आता था उनको सुनने में, पर मजबूर थे, उनको सुनना पड़ता था। इस विषय में कुमार गंधर्व का मत है कि वस्तुतः फिल्मी संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं अपितु सुधारे हैं। भाई कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि फिल्मी संगीत ने ना लोगों के कानों को बिगाड़ा नहीं है, बल्कि सुधार दिया है। आज फिल्मी संगीत के कारण एक साधारण श्रोता भी स्वर लय ताल आदि के विषय में जानकारी रखने लगा है। लोगों की रुचि संगीत में बढ़ी है। शास्त्रीय संगीत के काल में कितने लोग संगीत के ज्ञान रखते थे, कितने लोग उसके दीवाने होते थे, अर्थात बहुत कम। भाई कुमार गंधर्व जी इसमें कहते हैं कि पहले के समय में कौन संगीत को जानता था, कोई स्वर लय ताल के बारे में किसी को जानकारी नहीं होती थी। जो शास्त्रीय संगीत को अच्छे से सीखता था उन्हीं को ही होती थी, कोई लोग संगीत में रुचि नहीं लेता था। शास्त्रीय संगीत के काल में बहुत ही कम लोग थे, 10 में से 2 लोग ऐसे थे, एक ही आदमी ऐसा था जो संगीत का ज्ञान रखता था को, अर्थात उनकी संख्या बहुत कम थी। आज लोग केवल फिल्मी संगीत ही सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि फिल्मी संगीत ही शास्त्रीय संगीत की ओर मुड़ने लगे हैं। यह भी फिल्मी संगीत के कारण ही संभव हुआ है। हमारा मत भी कुमार गंधर्व से मिलता है। हमारा भी यही मानना है कि आज के फिल्मी संगीत के कारण ही शास्त्रीय संगीतकारों की पूछ भी बढ़ी है। जब उन्हें फिल्मों में संगीत देने व कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है तो लाखों लोग उन्हें पहचानते हैं। अतः फिल्मी संगीत पर उपर्युक्त दोष लगाना उचित। शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है? स्वयं आप क्या सोचते हैं? भाई इसमें कुमार संदर्भ की राय भी बतानी है, हमें अपनी राय भी बतानी है। तो देखते हैं। कुमार गंधर्व का स्पष्ट मत है कि चाहे शास्त्रीय संगीत हो या फिल्मी संगीत, वही संगीत अधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा जो रसिकों मतलब गाने को, संगीत को सुनने वाला या श्रोताओं को अधिक आनंदित कर सकेगा। वस्तुतः यह तथ्य बिल्कुल सही है कि संगीत का मूल ही आनंद है। भाई जिस संगीत में आनंद नहीं होगा तो वह संगीत किस चीज नाम का? नीरस संगीत किसी को पसंद नहीं आता। संगीत की उत्पत्ति उल्लास से हुई है। श्रोता भी संगीत और मनोविनोद के लिए ही सुनते हैं, ना कि ज्ञान के लिए। भाई वो मन को फ्रेश करने के लिए, मन को मस्त करने के लिए, शांति के लिए संगीत को सुनते हैं, कि ना कि ज्ञान बढ़ाने के लिए। अतः संगीत का चरम उद्देश्य आनंद प्राप्ति ही है। जो भी संगीत श्रोताओं को अधिक से अधिक आनंदित करेगा वही अधिक लोकप्रिय होगा। अतः उसी को अधिक महत्व भी श्रोताओं द्वारा दिया जाएगा। जो भी संगीत, जो फिल्मी सॉन्ग लोगों को, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो चाहे वो चित्रपट संगीत हो, उन दोनों में से कोई सा भी संगीत जो श्रोताओं को, सुनने वालों को आनंदित करेगा, अपनी ओर खींचेगा, उसे उन्हें मस्त कर देगा, मंत्रमुग्ध कर देगा, वही अधिक लोकप्रिय होगा और उसी को अधिक महत्वता मिलेगी।
यह बात संगीत ही नहीं अन्य सभी कलाओं पर भी लागू होती है। शास्त्रीय संगीत भी रंजक या आनंददायक ना हो तो वह बिल्कुल नीरस ही कहलाएगा। भाई यही बात चित्रपट संगीत पर तो लागू होती ही होती है, साथ में शास्त्रीय संगीत पर भी लागू होती है कुछ करने और सोचने के लिए। कुमार गंधर्व ने लिखा है कि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है। क्या शास्त्रीय संगीत मानकों को भी चित्रपट संगीत से कुछ सीखना चाहिए? कक्षा में विचार विमर्श करें। भाई कुमार गंधर्व जी कहते हैं भाई ये तो बहुत ज़रूरी है, जिसको चित्रपट संगीत आता है शास्त्रीय संगीत होना ही चाहिए उसको ज्ञान। भाई शास्त्रीय संगीत वालों को भी चित्रपट संगीत के ज्ञान होना चाहिए। अब इसके ऊपर विचार करना चाहिए पड़ेगा हमें। यह बात बिल्कुल सत्य है। चित्रपट संगीत को गाने के लिए शास्त्रीय संगीत का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि चित्रपट संगीत में स्वर लय तान कम होता है। जिसको शास्त्रीय संगीत से स्वर लय तान का अच्छे से ज्ञान होगा वही चित्रपट संगीत को अच्छे से गा सकेगा। यह उतना सरल भी नहीं है जितना इसे हम समझा जाता है। प्राय फिल्मों में शास्त्रीय संगीत का भी प्रयोग देखा जाता है। उसमें भी स्वरों में उतार चढ़ाव व लय आदि का ध्यान रखना होता है। बिना शास्त्रीय संगीत सीखे एक अच्छा चित्रपट संगीत गायक नहीं बना जा सकता, किंतु शास्त्रीय संगीत के गायकों को स्वर ताल आदि के विषय में चित्रपट संगीत से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्हें तो सब कुछ पहले से ही आता है। उन्हें इस विषय में अवश्य कुछ सीखना चाहिए कि शास्त्रीय संगीत को भी चित्रपट संगीत के समान लोकप्रिय कैसे बनाया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग शास्त्रीय संगीत की ओर आकर्षित हो सके। इसके अतिरिक्त इसमें नए नए प्रयोगों के लिए भी अवकाश रहना चाहिए। शास्त्रीय संगीत वर्षों से उन्हीं नियमों में बंधा हुआ है, उसमें नएपन का अभाव है, इसी कारण वह इतना लोकप्रिय नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार चित्रपट संगीत में नई धुनों गीतों का समावेश किया जाता है, उसी प्रकार शास्त्रीय संगीत में भी नए नए रागों की रचना निरंतर होती रहनी चाहिए, तभी यह लोकरंजक होकर लोकप्रिय हो सकेगा। अतः शास्त्रीय गायकों को यह तथ्य चित्रपट संगीत के गायकों से सीखनी चाहिए। अन्य प्रश्न, लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका क्यों माना गया है? कोई 3 कारण लिखिए। लता मंगेशकर को बेजोड़ कहने का कारण है भाई लता मंगेशकर को बेजोड़, भाई उनके जोड़ का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उनकी सुरीली आवाज़ जो ईश्वर की देन तो है ही, और स्वयं लता जी ने उसे बहुत त्याग करके निखारा है। उनके गायन में जो गानपन है वैसा किसी अन्य में नहीं मिलता। उच्चारण में शुद्धता और नाद जैसा संगम है। जैसी भावों में निर्मलता है उसने लता जी का सभी अन्य गायिकाओं से अलग बना दिया है। भाई उच्चारण में जब वो गीत गाती थी उनमें शुद्धता और नाद का जैसे संगम हो जाता है, और भावों में निर्मलता थी, और उसने इन सभी चीज़ों ने उन्हें गायिका से और सभी गायिकाओं से अलग बना दिया है। लेखक ने प्रसिद्ध गायिका नूरजहां से लता मंगेशकर के आगे निकल जाने का क्या कारण बताया है? भाई अब ये बताया था कि नूरजहां से भी आगे निकल गई थी लता मंगेशकर आते ही, तो क्या कारण था वो? लता से पूर्व चित्रपट संगीत में प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का अपना एक जमाना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। भाई पहले जो नूरजहां थी वो चित्रपट के संगीत को गाती थी, पर लता उससे भी आगे निकल गई आते ही। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कम ही होते हैं। भाई कभी कभी होते हैं कि कोई कलाकार पुराना अच्छा प्रेजेंटेशन कर रहा और नया आया और उससे आगे निकल गया। लेखक के अनुसार नूरजहां की गायकी का स्वर मादक उत्तान भरा था, जबकि लता के स्वर में निर्मल कोमल मुग्धता भरी हुई थी। भाई लता का स्वर तो निर्मल कोमल और मुग्धता से भरा था, नूरजहां के स्वर में वो बात नहीं थी।
यही उनकी लोकप्रियता का कारण है। कुमार गंधर्व ने लता जी की गायिका के किन दोषों का उल्लेख किया है? भाई कुमार गंधर्व जी को लता की गायकी, लता जी जो गाना गाती थी उसमें किन दोषों को दिखता था? कुमार गंधर्व का मानना है कि लता जी की गायकी में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त नहीं होता। भाई करुणा का रस अच्छे से व्यक्त नहीं करती हैं वो। उन्होंने करुण रस के साथ साथ उतना न्याय नहीं किया। भाई करुण रस को क्यों उन्होंने छोड़ दिया इतना पीछे? जो वो हमेशा मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति वाले गीत बड़ी उत्कृष्टता से गाए हैं। दूसरी बात यह है कि लता ज़्यादातर ऊंची पट्टी में ही गाती है, जो चिलवाने जैसा लगता है। भाई लता जी जो गाने गाती थी ना, एकदम ऊंची लय में गाती थी। ऐसे लगता था कि वो म्यूजिक डायरेक्टर है उनसे चिलवाने का काम करवा रहे हैं। भाई उनका कंठ सुरीला है, उनसे चिलवाने का काम करवा रहे हैं तो कंठ खराब हो जाए। आगे लेखक ने दोनों ही दोषों को निर्देशकों पर डालकर भाई म्यूजिक डायरेक्टरों पर डाल दिया दोनों दोष, और लता जी को दोष मुक्त कर दिया। इन्हीं कारणों से दोष मुक्त कर दिया। नहीं तो कुमार गंधर्व जी ने लता पर दोष लगाया था कि करुण रस से वो दूर रहती है, कम यूज करती है अपने संगीत में, पर उन्होंने ये वाला दोष निर्देशकों पर डाल दिया, इसलिए उन्होंने लता जी को दोष मुक्त कर दिया। लेखक के अनुसार लता जी का 3 मिनट का गायन शास्त्रीय संगीत के 3 घंटे से भी अधिक प्रभावशाली है। कैसे? अब हमें इसमें बताना है कि जो 3 मिनट का सॉन्ग होता है चित्रपट का संगीत, वो शास्त्रीय संगीत के 3 घंटे से अधिक प्रभावशाली क्यों है? भाई चित्रपट का संगीत शास्त्रीय संगीत से ज़्यादा अच्छा क्यों है? लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार शास्त्रीय गायन किसी उत्तम लेखक के किसी विस्तृत लेख में जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन जैसा है। वही बात वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता व परिपूर्णता के साथ प्रकट होता है। भाई इसका एक एग्जाम्पल देके लेखक ने यह बात कही है कि जैसे किसी लेख को हमने विस्तृत करके जीवन के रहस्य के ऊपर विस्तृत अपने विचार प्रकट किए हैं, और वही बात वही रहस्य छोटे से कहावत के रूप में या टाइटल के रूप में हमने बता दी है, तो बात वही होती है, बात परिपूर्ण हो जाती है कि हमने पूरी कहानी पढ़ी तब जाके हमें पता चला कि इसके अंदर क्या है। हमने निचोड़ बता दिया कि इसमें टाइटल बता दिया कि ये इसके ऊपर कहानी है, फिर बात वही होती है। लता जी की गायन में यही श्रेष्ठता है, उनके गायन में यही श्रेष्ठता थी कि भी शास्त्रीय संगीत 3 घंटे के शास्त्रीय संगीत में हमें जो पता चलता था, जो हमें वो होता था, अनुभूति होती थी, वही लता जी के चित्रपट संगीत 3 मिनट के संगीत से हमें होती थी। वे आगे लिखते हैं कि 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में असंवादित किया जा सकता है। भाई जो शास्त्रीय संगीत की 3 घंटे की महफिल होती थी ना, उसका रस 3 मिनट में लता जी की ध्वनि मुद्रिका में से हमें मिल जाता था। उनका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होती है। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर प्रस्तुत पाठ में गाने के लिए किन तत्वों का आवश्यक माना गया है? पाठ के लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है। रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें संविष्ट है। सरल शब्दों में कहें तो गाने के लिए सबसे आवश्यक तत्व है उसकी रंजकता, और श्रोताओं द्वारा जो गायकी सबसे अधिक पसंद की जाती है वही सर्वश्रेष्ठ है। भाई जो संगीत सुनने वाले हैं, भाई गायकी चाहे उन्हें 3 मिनट का पसंद आए चाहे 3 घंटे का पसंद आए, वही सर्वश्रेष्ठ है।
गाने की कसौटी उसकी लोकप्रियता है। लता मंगेशकर को चित्रपट संगीत के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए लेखक ने क्या कहा है? चित्रपट संगीत के क्षेत्र में कि लता अनिभीक्षित सम्राज्ञी है। और भी अनेक पार्श्व गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सब से कहीं। लता मंगेशकर को चित्रपट संगीत के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए लेखक ने क्या कहा है? चित्रपट संगीत के क्षेत्र की लता अनिभीक्षित सम्राज्ञी है। और भी अनेक पार्श्व गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सब से कहीं अधिक है। भाई लेखक कह रहा है कि चित्रपट संगीत में यहाँ पर फिल्मी जगत में बहुत सारी गायिकाएं हैं, पर लता मंगेशकर जी का बराबरी कोई नहीं कर सकता। बीते अनेक वर्षों से आज तक उनकी लोकप्रियता अबाधित है। लगभग आधी शताब्दी तक जनमत पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। ये यहाँ पर लेखक कह रहा है कि लगभग 50 वर्षों तक लोगों के दिलों पर राज करना कोई आसान बात नहीं है। यहाँ पर एक दिन नहीं कोई राज कर सकता, और लता जी ने तो 50 साल तक राज किया है। लोगों की लोकप्रियता केवल देश में ही नहीं, लता जी की जो लोकप्रियता थी वो देश में ही नहीं थी, विदेशों में भी लोग उनके गीतों के पागल थे। अंत में वे कहते हैं कि ऐसा कलाकार शताब्दियों में एक ही पैदा होता है, यानी 100 वर्षों में एक ही पैदा होता है। चित्रपट संगीत और लता मंगेशकर का परस्पर अटूट संबंध है, सिद्ध कीजिए। इसमें लेखक बताता है कि फिल्मी सॉन्ग्स का लता मंगेशकर के साथ कैसा संबंध है। भाई वो एक दूसरे से पूरक है। लता मंगेशकर जी चित्रपट संगीत से यानी फिल्मी संगीत से ही अपने आप को पूर्ण समझती थी। लता मंगेशकर के जीवन से चित्रपट संगीत को अलग करके देखें तो वहाँ जीवन नहीं होगा। बात वही है, देखो लता मंगेशकर के जीवन से हम संगीत को हटा देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, सिंपल लेडी बन जाएगी। ठीक वैसे ही चित्रपट संगीत से लता को हटा दें तो अर्ध शताब्दी विशाल शून्य सी प्रतीत होगी। भाई हम फिल्मी सॉन्ग्स से लता जी को हटा देंगे तो जिसने 50 साल तक लोगों के दिलों पर राज किया तो वो शून्य हो जाएगा। क्यों लोग उन्हें पसंद करेंगे? उनके सुरीले कंठ के कारण, उनके गानों के कारण ही तो लोग उन्हें पसंद कर रहे थे। फिर लोग भी उन्हें नहीं जानते। इतने सारे दुनिया में लोग हैं, कोई स्पेशल कोई अलग से काम करता है तो लोग ही उन्हें पहचानते हैं ना। पिछले 55-60 वर्षों से लता जी अबाध रूप से गायकी के क्षेत्र में अपनी लोकप्रियता बनाए हुए हैं। यही लोकप्रियता चित्रपट निर्माताओं को बार बार बाध्य करती है कि वे अगली फिल्म के गीत भी लता जी से गवाते हैं। भाई जिसको सक्सेस मिलेगी वो यही सोचेगा कि मैं इसी बंदे को काम पर लूँ, भाई मुझे सक्सेस मिलती ही रहेगी। इसलिए जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो लता जी से ही गाने गुवाते थे। वो भी उनकी शर्तें मानकर, भाई लता जी की जो शर्तें होती थी वो सभी शर्तें मान लेते थे। इस दीर्घकाल में बहुत सी नई अच्छी गायिकाएं भी आई जिन्हें अवसर मिले और वे लोकप्रिय भी हुई, पर लता जी के मुकाम पर तक कोई पहुंच नहीं सका। भाई आज के टाइम में युवा पीढ़ी में बहुत सारी गायिकाएं आई, उन्हें अवसर भी मिला आगे जाने का, फिल्मों में काम करने का, पर लता जी का मुकाबला वो नहीं कर सकी। अतः बाध्य होकर फिर जहाज के पंछी की भांति फिल्म निर्माता लता जी के पास पहुंच जाते। भाई वो सोचते कि लता जी को हमें बुलाना पड़ेगा। भाई लता जी काम कर रही थी, कई सालों से काम, पूरी आधी शताब्दी उन्होंने काम करा, तो उन्हें बुलाएंगे। एक नया वर्कर होता है, एक 50 साल पहले का वर्कर है, भाई सैलरी में फ़र्क होगा। भाई उनकी सभी शर्तें माननी पड़ेगी हमें उनसे काम कराने के लिए, और जो नया आएगा उसको तो हम कुछ भी देंगे वो कर लेगा। भाई उन्हें भी फेमस होने के लिए करना पड़ेगा, और लता जी तो ऑलरेडी फेमस थी। इस अटूट संबंध को पहला कारण है कि लता जी की योग्यता, जिसके समक्ष कोई नहीं टिक पाता।
दूसरी बात है लता जी का त्याग। इस कला के प्रति उनके जैसा समर्पण अन्य किसी कलाकार में दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। भाई लता जी ने बचपन से ही समर्पण किया है, अपने आप को झकझोर दिया है संगीत के अंदर। ऐसा कोई कलाकार आज तक पैदा नहीं हुआ है। यही कारण है कि उनके साथ उनके बाद आने वाली अनेकानेक पार्श्व गायिकाएं उतनी एकाग्रता से संगीत के साथ न्याय नहीं कर पाई, क्योंकि उनका ध्यान अन्यत्र भी लगा रहता है। भाई लता जी का ध्यान सिर्फ गाने में होता था, और जो नई गायिकाएं आई हैं उनके गाने के साथ साथ दूसरी जगह भी ध्यान भटकता रहता है। उन सब की तुलना में लता जी का जीवन पूरी तरह संगीत को समर्पित है। यही समर्पण चित्रपट संगीत के साथ उनका अटूट संबंध बनाए हुए है। पाठ के आधार पर शास्त्रीय और चित्रपट संगीत की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। शास्त्रीय संगीत हर संगीत का आधार है, चाहे वे लोकगीत है या चित्रपट संगीत। शास्त्रीय संगीत में सुर, ताल और लय का निर्धारित नियमबद्ध शास्त्र होता है। भाई हम शास्त्रीय संगीत को जब करते हैं तो उसमें हर चीज़ नियम के अकॉर्डिंग चलती है, और चित्रपट संगीत में नियम नहीं होता। पर जिसको शास्त्रीय संगीत की नॉलेज होगी वो ही चित्रपट संगीत कर सकता है। चित्रपट संगीत वालों को शास्त्रीय संगीत की नॉलेज होनी चाहिए, शास्त्रीय संगीत वालों को चित्रपट संगीत की नहीं। उसी शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए निश्चित आरोह अवरोहों से राग बने हैं। उन लोगों को निर्धारित ताल में निबंध किया गया है। ये केवल साज पर भी बजाई जा सकती है। संगीत के ज्ञान के अभाव में श्रोताओं के लिए शास्त्रीय संगीत मनोरंजक नहीं हो पाता। वे लोगों के पास संगीत का शास्त्र का ज्ञान ही नहीं होता। भाई कि शास्त्रीय संगीत को समझने के स्वर, लय, तान को समझने के लिए ज्ञान ही नहीं होता, इसलिए वो मनोरंजक नहीं हो पाते। चित्रपट संगीत में साज, आवाज़ के साथ साथ अंदाज भी है। इन गीतों को बोल चित्रपट की आवश्यकता के अनुरूप होते हैं। जो चित्रपट संगीत होते हैं ना, उसमें साज, आवाज़ के साथ साथ अंदाज भी होते हैं। भाई जैसे आप साज निकाल रहे हो, आवाज़ उसी फॉर्म में चेंज हो जाती है। इन्हें श्रोता अधिक चाव से सुनते हैं। यदि उन्हें संगीत का ज्ञान ना भी हो तो भी शब्दों के आकर्षक से उनमें रस भर जाता है और श्रोताओं को मनोरंजक लगता है। पाठ के लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार शास्त्रीय संगीत की 3 घंटे की बंदिश में भी उतना आनंद नहीं आता जितना चित्रपट की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आता है। भाई लेखक कहता है हमें 3 घंटे में इतना आनंद नहीं आता, बंद के बैठना पड़ता है शास्त्रीय संगीत में, पर जितना 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आता है। शास्त्रीय संगीत के अभाव में किसी भी प्रकार का संगीत संभव नहीं है। यही सबका आधार है, लेकिन चित्रपट संगीत इसकी तुलना में अधिक लोकप्रिय है। वस्तुतः शास्त्रीय संगीत का विशिष्ट वर्ग का संगीत है, जबकि चित्रपट संगीत जन जन का संगीत है। अब लेखक यहाँ पे क्या कह रहा है, शास्त्रीय संगीत तो केवल शास्त्र ज्ञान वाले लोगों के लिए है, पर चित्रपट संगीत तो हर लोगों का संगीत है। सारी दुनिया का यह संगीत है, जिसको शास्त्र के ज्ञान हो या ना हो, स्वर, ताल, लय का ज्ञान हो या ना हो, चित्रपट संगीत हर कोई, आजकल बच्चा बच्चा भी गुनगुना रहा है। लता मंगेशकर ने किन किन विषयों पर गीत गाए हैं? फिल्म संगीत वालों ने समाज के संगीत विषयक अभिरुचि में एक प्रभावशाली परिवर्तन किया है। इस संगीत की लचकदारी और रोचकता ही उनकी सामर्थ्य है। यहाँ का तंत्र ही अलग है। यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। चित्रपट संगीत में भाई नवीनता लाने की बहुत गुंजाइश होती है, शास्त्रीय संगीत में नहीं होती। इसी कारण लता मंगेशकर ने राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली, मराठी प्रदेशों के लोकगीतों को खूब गाया। उन्होंने हर भाषा में संगीत गाया है। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुक्ष और निर्जल राजस्थान में प्रंजय की याद दिलाने वाला गीत, पहाड़ियों
की घाटियों खोरों की प्रतिध्वनि देने वाले पहाड़ी गीत लता जी ने गाए हैं। ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब कर लेने वाले कृषि गीत, ब्रजभूमि के गीत जिसमें सहजता समाई हुई है, को फिल्मों में खूब लिया है। भाई लता जी ने अपने फिल्मों में हर तरह के गीतों को गाया है और इसी परिणाम स्वरूप लता जी के द्वारा गाया भी गया। कुमार गंधर्व का मानना है कि यदि लता जी के संगीत निर्देशकों के स्थान पर वे होते तो इतना सरल सरल काम लता जी जैसी गायिका को नहीं देते। भाई अगर म्यूजिक डायरेक्टर की जगह पे अगर लेखक होते कुमार गंधर्व जी होते तो इतना छोटा छोटा सरल आसान काम लता जी को नहीं देते कि राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली, मराठी इस तरह के सॉन्ग लता जी को गाने के लिए दे दिए। वो उनसे मुश्किल से मुश्किल काम लेते क्योंकि उनका कंठ इतना सुरीला था, वो कुछ भी कर सकती थी, कुछ भी गा सकती थी। इसका कारण वे बताते हैं कि लता में और बहुत सी संभावनाएं छिपी थी जिन्हें म्यूजिक डायरेक्टर ने निकाला नहीं था। उन्हें बाहर लाने के लिए उनसे और कठिन कार्य, लता जी में इतना टैलेंट था कि म्यूजिक डायरेक्टरों ने उन्हें पूरा अच्छे से निकाला नहीं था। उन्हें बाहर लाने के लिए उनसे और अधिक कठिन कार्य करवाना चाहिए था। लता मंगेशकर की गायकी की समीक्षा कीजिए। लता मंगेशकर की गायकी के दोनों पक्षों का वर्णन किया गया है। भाई उनकी गायकी के दोनों पक्षों का वर्णन किया गया है। उन्होंने लता की निर्विवाद सुरीली आवाज़ का जिक्र किया है कि लता आवाज़ के कारण उस जमाने की प्रसिद्ध गायिकाओं के ऊपर फिल्म जगत पर छा गई। उसके बाद गाने के तरीके में गानपन की तारीफ करते हुए लेखक ने इसे जन सामान्य के मन की गहराइयों तक उतरकर लोकप्रियता का कारण बताया है। तीसरी बात क्या बताई है? उनके शब्द, उनके द्वारा शब्दों का नादमय उच्चारण जिसकी पूंज लंबे समय तक श्रोताओं के मन पर बनी रहती है। भाई वो जिस तरह के संगीत अपने संगीत में शब्दों को जोड़ती है, शब्दों को लेती है, उनका उच्चारण करती है, वो शब्द उच्चारण उन श्रोताओं के मन में बहुत लंबे समय तक उनकी छवि बनी रहती है। चौथा कारण क्या था लता मंगेशकर की गायकी की समीक्षा करने का? कि चौथा कारण गुण बताते हुए कुमार गंधर्व जी लिखते हैं कि लता के व्यक्तित्व की निर्मलता उनके स्वर में भी है। वह उनके स्वर में भी है, उनके व्यक्तित्व की पहचान होती है, उनकी निर्मलता है। वही गायकी के माध्यम से श्रोताओं के कानों और मनों पर निर्मलता का असर छोड़ती है। यही कारण है कि लता के आने के बाद हमारे देश के लोगों का, सामान्य लोगों का संगीत के प्रति रुझान और दृष्टिकोण बदल गया है। उन्हीं के कारण लोगों में अच्छे गीतों की समझ जागृति हुई है। कुमार गंधर्व ने कहा है कि लता ने करुण रस के साथ न्याय नहीं किया। दूसरा यह कि वे सदा उच्च स्वर में ही गाती है जो चिल्लाने जैसा है। दोनों दोषों का कारण वे लता को कम, निर्देशकों को अधिक मानते हैं। तो इस गुण में लेखक क्या कहना चाहता है कि जो लता मंगेशकर जी हैं वो अपने गानों में करुण रस को कम और बाकी चीज़ों को न्याय नहीं देती थी करुण रस को, और वो अपने स्वरों को सदा उच्च स्वर में, वो हमेशा उच्च स्वर में ही गाती थी। जो चिल्लाने जैसा लगता है, भाई लय को वो इतनी लंबी ले जाती थी, इतनी लाउड साउंड में वो गाना गाती थी। पर इन दोनों दोषों को लेखक ने लता जी पर नहीं डाला। उन्होंने कहा ये सारी गलती निर्देशकों यानी म्यूजिक डायरेक्टर की है। आज शास्त्रीय संगीत के स्थान पर फिल्म संगीत को अधिक पसंद किया जाता है। क्यों? भारत में शास्त्रीय संगीत प्राय घरानों के नाम से काफ़ी पुराने समय से चला आ रहा है। शास्त्रीय संगीत है ना, जो पुराने समय में, पहले के समय में, काफ़ी पुराने समय से चला आ रहा है। घरानों में, राजघरानों में शास्त्रीय संगीत होता था। पहले यह संगीत
आधुनिक युग में फिल्मों के आने से संगीत की दिशा बदली। शास्त्रीय संगीत अपनी सीमा को लांघने नहीं चाहता। कठिन होने के कारण जनसाधारण की समझ से यह बाहर था। फिल्मी संगीत सरल के कारण होने के कारण जनसाधारण में लोकप्रिय हो गया। फिल्मी संगीत सरल, सर्वसुलभ, कर्णप्रिय होने के कारण आम जनता इसकी तरफ आकर्षित हो रही है। शास्त्रीय संगीत सरकारी सहायता का मोहताज रहता है। जो शास्त्रीय संगीत होता है ना, वो जब सरकार की सहायता का मोहताज होता है। शास्त्रीय संगीत 3-3 घंटे तक चलता है, वो सरकार की सहायता का मोहताज होता है। जबकि चित्रपट संगीत सरकार की सहायता का मोहताज नहीं होता। और शास्त्रीय संगीत जो होता था वो पुराने समय में, पहले के समय में राजघरानों में, राज दरबारों में, मंदिरों में गाया जाता था। और चित्रपट संगीत तो सारी दुनिया में गाया जाता है। कर्णप्रिय होने के कारण आम जनता इसकी तरफ आकर्षित हो रही है। शास्त्रीय संगीत सरकारी सहायता का मोहताज रहता है। सरकारी कार्यक्रमों को छोड़कर अन्य सभी सामाजिक कार्यक्रमों में फिल्मी संगीत छाया रहता है। भाई सिर्फ सरकारी कार्यक्रमों में ही शास्त्रीय संगीत का आजकल उच्चारण होता है, बाकी फिल्मी संगीत ही छाया हुआ है। शास्त्रीय संगीत को सीखने में कठिन मेहनत, धैर्य और धन की ज़रूरत होती है। शास्त्रीय संगीत को का ज्ञान लेने जाएंगे आज के समय पे धन भी लगेगा, हमें धैर्य भी चाहिए और मेहनत भी करनी पड़ेगी। पर चित्रपट संगीत को सीखने के लिए किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। वो बच्चे आजकल अपने आप ही गुनगुनाने लगते हैं। आपकी दृष्टि से यह ज़्यादा लाभदायक नहीं है, जबकि फिल्मी संगीत कम मेहनत से सीखा जा सकता है। इससे आय भी अधिक होती है। भाई हम बचपन से ही अगर धुनों को गुनगुनाएंगे तो हम उससे अपनी रोजी रोटी भी कमा सकते हैं। इसलिए फिल्मी संगीत ज़्यादा लोकप्रिय है। चित्रपट संगीत का दिनों दिन विस्तार क्यों होता जा रहा है? लेखक ने बताया है कि शास्त्रीय संगीत शुद्धता पर अधिक जोर देता है, इस कारण यह सीमित हो रहा है। चित्रपट संगीत ने नित्य नए प्रयोग किए जा रहे हैं। उनमें शास्त्रीय संगीत के साथ साथ लोकगीतों, भक्ति गीतों, कृषक गीतों आदि का भी समावेश किया जा रहा है। वही चित्रपट के संगीत है ना, उसका दिन ब दिन हर रोज विस्तार फैलता ही जा रहा है, जबकि शास्त्रीय संगीतों का नहीं फैल रहा, उसका तो पहले से भी कम हो गया है। क्यों हुआ है चित्रपट संगीत का इतना विस्तार? क्योंकि उसमें लोकगीतों का, चित्र, कृषि गीत, हर तरह के गीतों का समावेश किया जा चुका है। श्रोता को नएपन की दरकार रहती है। भाई सुनने वाले को, जो संगीत को सुनता है, उसको नए की इंतजार रहती है कि आज मैंने ये गाना सुना है, कल नया गाना आएगा। श्रोता को गायन में सुरीलापन व भावुकता अधिक पसंद है। चित्रपट संगीत श्रोताओं की पसंद व परिस्थिति के अनुरूप स्वयं को ढाल लेता है। तो इस तरह हमने अभ्यास के प्रश्न उत्तरों को पूरा किया, अच्छे से समझा। हमने संपूर्ण पाठ को पढ़ा, अभ्यास को किया। लेखक ने स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर की गायिका पर बेबाक टिप्पणी भी कही। यह रचना भाषा की सांगीतिक धरोहर है। यह शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत को एक धरातल पर ला रखने का साहस है। यह एक लेखक का साहस है। यह एक ऐसी परख है जो ना शास्त्रीय है ना सुगम, यह बस संगीत है। भाई हम ये कहते हैं कि धरातल पर ला रखते, संगीत ही ऐसी चीज है जो सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। लता मंगेशकर के गानपन के बहाने लेखक ने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के संबंधों पर भी अपना मत प्रकट किया है, जो उन्होंने चैप्टर के जरिए और क्वेश्चन आंसर के जरिए हमको बहुत अच्छे से खुलकर बताया है कि किस तरह आधी शताब्दी तक लोगों के मन पर लता मंगेशकर जी ने राज किया। यह एक चमत्कार ही है जो हमारी आंखों के सामने हुआ है। इस तरीके से कुमार गंधर्व जी ने लता मंगेशकर जी के बारे में जो पाठ हमारे सामने प्रस्तुत किया, उनकी गायिका, शास्त्रीय संगीता
और चित्रपट संगीत, इन दोनों के बारे में अच्छे से बताया है। तो इस पाठ में हमने लाइन टू लाइन बहुत सी चीज़ें जानी और समझी, और अब इनके हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एमसीक्यूज अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो तब तक आप इन प्रश्न उत्तरों को और चैप्टर को और भी बहुत अच्छे से करिए, ताकि आने वाली वीडियो में हम आपको और भी अच्छे से करवा सके। अपनी नेक्स्ट वीडियो को लेकर हम जल्द ही आएंगे। तब तक थैंक यू, बाय बाय।